आदाब नाज़रीन, आप देख रहे हैं गुलिस्तान न्यूज। दोपहर के 3:30 बज चुके हैं। बड़ी खबरों के साथ मैं हूं आपका मेजबान गौहर कुची। तफसीलात से पहले नजर डालते हैं सुर्खियों पर। जामिया मस्जिद श्रीनगर में नमाज इस्तिस्का की गई अदा। लोगों की बड़ी तादाद ने की शिरकत। बारान रहमत के लिए की गई खुसूसी दुआ। गुज़िस्ता हुकूमतों के मुकाबले मौजूदा हुकूमत दुगनी रफ्तार से कर रही है काम। हिंदुस्तान टेक्नोलॉजी के मैदान में आगे। यूपीआई के इस्तेमाल से दुनिया हैरान। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी। फौज की शुमाली कमान के सरबराह का एलओसी दौरा। फौज की तैयारियों का लिया जायजा। फौजी अफसरान ने एलओसी की मौजूदा सूरत हाल से किया आगाह। और वाइब्रेंट गुजरात समिट में एलजी मनोज सिन्हा ने की शिरकत। जम्मू कश्मीर में सरमायाकारी पर दिया जोर। कहा, जम्मू कश्मीर में सरमायाकारी का मतलब हिंदुस्तान के इत्तेहाद और सालमियत में सरमायाकारी। और अब पेश खबरों की तफसील। सबसे पहले बात करेंगे, आज नमाज इस्तिस्का अदा की गई है। जामिया मस्जिद श्रीनगर के अंदर आज नमाज इस्तिस्का अदा की गई है, जिसमें लोगों की एक बड़ी तादाद ने शिरकत की है। मुख्तलिफ इलाकों से आए हुए लोगों ने आज इस नमाज में शिरकत की है और इस मौके पर लोगों ने नमाज इस्तिस्का में शिरकत करते हुए रहमत बारा और बर्फबारी के लिए खुसूसी दुआ की है। इस मौके पर खुताब करते हुए मौलाना ने कहा कि हमें अपने गुनाहों की माफ़ी मांगकर अल्लाह ताला से बख्शिश की दुआ करनी चाहिए। बहसती कौम अल्लाह ताला से इज्तिमाई तौबा और इस्तिग़फ़ार की ज़रूरत है। वादी में जारी खुश्क साली की वजह से पानी की किल्लत पैदा हो गई है और पानी की कमी की वजह से न सिर्फ काश्तकारों को माली नुकसान हो रहा है, बल्कि ताजरों का कारोबार भी मुतासर हो रहा है। इंशाल्लाह अल्लाह ताला अगर दिल से हम मांगे तो करेगा, ये बारिश बरफ भी आएगा, मगर दिल से मांगना चाहिए। ऐसे नहीं है कि हम आए नमाज पढ़े इधर तो फॉर्मेलिटियाँ पूरा करें। ऐसे घर में भी करना है अल्लाह ताला को, मस्जिदों में औलाद करना है ठीक। देखो माहौल में क्या होता है, गुर्बत है, किसी लड़की के बेचारे या लड़के हैं मुश्किलात में है, ये क्या कौन सा माल। हम ये कश्मीरी है, हमको एक ही से कुछ करना है। हम आए ऐसे ही कि हम दूसरों के लिए जीना है। इसलिए गुजारिश करता हूँ पूरा आवाम को, मीडिया भी शुक्रिया आप आए हैं, ये एक जगह पर जाएंगे। ये बात मैं पूरा आवाम से अपील करता हूँ कि आप माशरा को चेंज करो। कि मोबाइल देख रहे हैं, छोटे छोटे बच्चे देख रहे हैं, या घरों में देख रहे हैं। 8 साल का बच्चा होता है आज 50 साल का आदमी, चाहे वो लड़की है लड़का, उसमें घर में ही सब कुछ। अब क्या मानेगा वो दीन क्या है, नमाज क्या पढ़ना है, ऊपर वाले को क्या दवा बोलता है छोड़ दो देखेंगे। इसलिए मैं पूरा आवाम से अपील कर, इंशाल्लाह हमने पढ़ लिया नमाज तो हमने पढ़ लिया, कबूल करना है उसके हाथ में, मगर अब दिल से इंशाल्लाह उम्मीद है, हमें पूरी उम्मीद है। ला तक़नतू मिन रहमतिल्लाह इन्नल्लाह यग़फ़िरु ज़ुनूब जमीआ। हमें ना उम्मीद नहीं अल्लाह ताला की रहमत से, उनकी जो है रहमत तो बहुत कुछ जो है वसी है। इसलिए हम उम्मीद रखते हैं कि अल्लाह ताला आने वाले दिनों में बारिश और रहमत बरना लाएंगे। तो ये क्या हमारे अमालों का नतीजा? बिल्कुल, ये मैंने कह दिया, अमाल का नतीजा होता है ये, तो जिसके नतीजे में ये सब चीज़ें अल्लाह ताला छीन लेते हैं। उसमें के अंदर ये भी आता है, बारिशें हैं, सब चीज़ें। नासिक में राष्ट्रीय युवा महोत्सव से खिताब करते हुए वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने कहा है कि आज हर इलाके में पिछली हुकूमतों के मुकाबले दोगुनी रफ्तार से मौजूदा हुकूमत काम कर रही है। लोग बैरून मुल्क जाकर सोचते हैं कि हिंदुस्तान में भी ऐसी बंदरगाहें कब होंगी और हवाई अड्डे। ये दुनिया के तस्वुर से बाहर है कि हिंदुस्तानी
कम कीमत का डाटा इस्तेमाल कर रहे हैं। हिंदुस्तान टेक्नोलॉजी के मैदान में आगे है। उन्होंने कहा है कि यूपीआई का इस्तेमाल माल से लेकर छोटी दुकानों तक हो रहा है और दुनिया उस पर हैरान है। आज हर क्षेत्र में पिछली सरकारों से 2 गुनी 3 गुनी रफ्तार से काम किया जा रहा है। ये जो बड़े बड़े हाईवे बन रहे हैं वो किसके लिए है? आपके लिए, भारत के युवाओं के लिए। ये जो नई नई वंदे भारत ट्रेनें चल रही है वो किसकी सहूलियत के लिए? आपके लिए, भारत के युवाओं के लिए। हमारे लोग विदेश जाते थे, वहां के पोर्ट, वहां के एयरपोर्ट देखकर सोचते थे कि भारत में ऐसा कब होगा। आज भारत के एयरपोर्ट दुनिया के बड़े से बड़े एयरपोर्ट का मुकाबला कर रहे हैं। कोरोना के समय आपने देखा है विदेशों में वैक्सीन के सर्टिफिकेट के नाम पर कागज थमाया जाता है। ये भारत है जिसने हर भारतवासी को वैक्सीन लगाने के बाद डिजिटल सर्टिफिकेट दिया। आज दुनिया के कितने ही बड़े देश हैं जहां पर लोग मोबाइल डेटा इस्तेमाल करने से पहले 100 बार सोचते हैं। वहीं आप भारत के युवा हैं जो इतना सस्ता मोबाइल डेटा इस्तेमाल कर रहे हैं कि दुनिया के लोगों के लिए अजूबा है, कल्पना से परे है। साथियों, आज देश का मिजाज भी युवा है और देश का अंदाज भी युवा है। और जो युवा होता है वो पीछे नहीं छोड़ता, पीछे नहीं चलता, वो स्वयं लीड करता है। इसलिए आज टेक्नोलॉजी की फील्ड में भी भारत फ्रंट से लीड कर रहा है। चंद्रयान और आदित्य L1 उसकी सफलता हमारी आंखों के सामने। मेड इन इंडिया INS विक्रांत जब समंदर की लहरों से टकराता है तो हम सभी का सीना चौड़ा हो जाता है। जब लाल किले से मेड इन इंडिया तोप गरजती है तो देश में एक नई चेतना जग जाती है। दिल्ली में एनसीसी कैडेट से खिताब करते हुए चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल अनिल चौहान ने कहा है कि मुल्क की तामीर में एनसीसी कैडेट्स की काबिल सताश कोशिशों को नोट करते हुए उन्हें खुशी महसूस हो रही है। बैनुल-अक़वामी यौम योगा, हर घर तिरंगा, पुनीत सागर अभियान और एनसीसी कैडेट्स का ताउन है। The nation bestows their confidence into the armed forces. And should you so aspire to join the armed forces, I think it's a noble profession. So, in some manner of your training, your ideals, your ethos, and the character of the organization which you are from, actually places you rightly to lead the youth of the country so that the nation's aspirations to become a developed country by 2047 get fructified. It's time for me now to compliment you on your achievements. I am happy to note the commendable efforts of the NCC cadets in nation building. Your contributions for the International Yoga Day, Har Ghar Tiranga, Puneet Sagar Abhiyan and similar placed initiatives are praiseworthy. Beyond training and social service endeavors, sports and adventure are integral part of NCC's curriculum. I am happy to note that you people have participated in Subrata Cup football tournament, Jawaharlal Nehru Hockey Championship, and you also had a commendable victory in the girls junior hockey team in the hockey. You also secured about 7 gold, 8 silver and 6 bronze medals during the Malkauskar Shooting Championship, which is a testimony of your remarkable achievements, and I am sure this will inspire many more such NCC cadets to do well and excel
in the field of sports. It also fills me with immense pride to note that numerous of its NCC cadets hold very esteemed positions in the government, armed forces and civilian organizations. Furthermore, the aspirations of many among you to join the armed forces, a distinguished profession, is commendable and encouraging. Apart from commending your achievements, I think it's also time to give you a bit of advice. Firstly, I would urge you to strive for excellence by following the harder right than the easier wrong. You should become a role model for the rest of the youth of the country. The student community and the society at large look up to you as role model and prospective leaders in shaping the better future. My second advice would be वाइब्रेंट गुजरात समिट में खिताब करते हुए जम्मू कश्मीर के एलजी मनोज सिन्हा ने कहा है कि कोई तब तक सरमायाकारी करेगा जब किसी किस्म का मुनाफा हो और जम्मू कश्मीर में सरमायाकारी का मतलब है हिंदुस्तान में सरमायाकारी, हिंदुस्तान के इतिहाद और सालमियत में सरमायाकारी। मैं जानता हूं कि कोई इन्वेस्टमेंट तभी करेगा जब प्रॉफिट आएगा। भाषण करने के लिए लोग भाषण करते हैं तो प्रॉफिट सबसे ज्यादा आएगा, इसकी गारंटी विक्रमजीत जी ने दे दी है। दूसरी बात कि जम्मू कश्मीर में इन्वेस्ट करना माने भारत में इन्वेस्ट करना, भारत की एकता अखंडता को मजबूत करने में इन्वेस्ट करना, जम्मू कश्मीर को भारत का अभिन्न हिस्सा बनाने में भी आपका योगदान हो, इसके लिए इन्वेस्ट करिए। मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं। देश की संसद ने जरूर प्रस्ताव पारित किया सर्वानुमति से कि वो भारत का अभिन्न अंग है, रहेगा भी। बाकी जो फैसले 5 अगस्त 2019 के बाद प्रधानमंत्री जी की दिल इच्छा शक्ति के कारण हुआ, उसके बारे में मैं ज्यादा समय नहीं लेना चाहता। गुजरात का बड़ा योगदान रहा है। आज हम 5वीं बड़ी अर्थव्यवस्था हैं। तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था बनने में वाइब्रेंट गुजरात का योगदान है। प्रधानमंत्री जी ने कहा कि ये गेटवे बनता जा रहा है देश का। गेटवे गुजरात हो, अच्छी बात है, लेकिन देश का शारदा पीठ जिसने देश को लंबे समय तक दिशा दी, ज्ञान की दिशा दी, मैं समझता हूं कि उसको आगे बढ़ाने में भी गुजरात का योगदान। कांग्रेस लीडर पवन खेरा ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान कहा कि प्राण प्रतिष्ठा करने के लिए एक निजाम और रसूमात का सेट है। अगर ये तकरीब मजहबी है तो क्या ये चारों पीठों शंकराचार्यों की रहनुमाई में हो रहा है? चारों शंकराचार्यों ने साफ कह दिया है कि नामुकम्मल मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा नहीं हो सकती। अगर ये तकरीब मजहबी नहीं तो सियासी है। ये काबिल कबूल नहीं कि किसी के सियासी जमात के लोग उनके और उनके भगवान के दरमियान बनकर बैठे हो। स्थापन जब किया जाता है तो उसकी एक तौर तरीका होता है, विधि विधान होता है, धर्मशास्त्र होते हैं। क्या यह कार्यक्रम धार्मिक है? अगर यह कार्यक्रम धार्मिक है तो क्या विधि विधान से हो रहा है, धर्मशास्त्र से कुछ किया जा रहा है? अगर यह कार्यक्रम धार्मिक है तो शंकराचार्य, चारों पीठों के हमारे शंकराचार्य, क्या उनकी सलाह से, उनकी देखरेख से इस कार्यक्रम का स्वरूप तय किया जा रहा है? चारों शंकराचार्य, चारों पीठ स्पष्ट रूप से कह चुके हैं कि एक अधूरे मंदिर की प्राण प्रतिष्ठापन नहीं की जा सकती। अगर यह कार्यक्रम धार्मिक नहीं है तो यह कार्यक्रम राजनैतिक है। एक राजनीतिक दल, अभी यहां आने से 5 मिनट पहले एक प्रवक्ता उनका ट्वीट करता है, बीजेपी का पूरा फुल फॉर्म जिसको जोड़ता है सीधा सीधा उस दिन 22 तारीख से। एक राजनीतिक कार्यक्रम में मेरे और मेरे भगवान के बीच में एक राजनीतिक दल के कार्यकर्ता बिचौलिए बनकर बैठ जाएं, मैं यह बर्दाश्त क्यों करूंगा? आई डू नॉट नीड अ मिडिल मैन बिटवीन मी एंड माई गॉड। इससे ज्यादा बड़ा पाप नहीं।
भाई आप पूरा एक संघ, पूरा एक संगठन अपने आप को मेरे धर्म का ठेकेदार बनाकर बैठा हो और विधि विधान में उनका विश्वास न हो, पूरी की पूरी इनकी आईटी सेल चारों पीठों के शंकराचार्यों के खिलाफ एक मुहिम छेड़कर बैठी। इस पूरे प्रायोजन में, इस पूरे आयोजन में कहीं भी धर्म, नीति या आस्था नहीं दिखाई दे रही, सिर्फ और सिर्फ राजनीति दिखाई दे रही। यह मैं आपको बता दूं कि मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा के लिए 22 जनवरी की तारीख का चुनाव, मैं ये जानना भी चाहते हैं, हम लोग सब जानना चाहते हैं, भारतीय जनता पार्टी ने कौन से पंचांग को देखकर किया। ये तारीख का चुनाव नहीं हुआ है, चुनाव समाजवादी पार्टी के सरबराह अखिलेश यादव का कहना है कि बीजेपी ने आज जो रास्ता चुना है वो समाज को तकसीम करने का है। बीजेपी का रास्ता न तो रवादारी का है और न ही आलमी कबूलियत का है। आज जब स्वामी विवेकानंद को याद कर रहे हैं, वही स्वामी विवेकानंद के दिखाए हुए रास्ते पर चलने का अज़म करना चाहिए। जो भारतीय जनता पार्टी ने रास्ता अपनाया है वो समाज को बांटने का है, टॉलरेंस का रास्ता नहीं है। जो शिक्षा स्वामी विवेकानंद ने दी, यूनिवर्सल एक्सेप्टेंस की, वो रास्ता भारतीय जनता पार्टी का नहीं है। इसलिए आज के दिन जब हम स्वामी जी को याद कर रहे हैं, स्वामी विवेकानंद जी को याद कर रहे हैं, तो ये संकल्प लें कि उनके बताए हुए रास्ते पर उन्होंने जो समाज की सेवा के लिए शिक्षा दी, उसको अपना करके और उनकी तमाम बातों को अपने जीवन में अनुकरण कर करके उस रास्ते पर चलने का काम करेंगे। यही सच्ची श्रद्धांजलि उनको होगी, यही सच्चा काम होगा जो उन्हें हमेशा याद रखेगा। मैं अपने प्रेस के साथियों को और आज विवेकानंद जयंती के दिन आप सब लोग आए हैं, मैं आपका धन्यवाद और आभार प्रकट करता हूं। जो भारतीय जनता पार्टी ने रास्ता अपनाया है वो समाज को बांटने का है, टॉलरेंस का रास्ता नहीं है। जो शिक्षा स्वामी विवेकानंद ने दी, यूनिवर्सल एक्सेप्टेंस की, वो रास्ता भारतीय जनता पार्टी का नहीं है। इसलिए आज के दिन जब हम स्वामी जी को याद कर रहे हैं, स्वामी विवेकानंद जी को याद कर रहे हैं, तो ये संकल्प लें कि उनके बताए हुए रास्ते पर उन्होंने जो समाज की सेवा के लिए शिक्षा दी, उसको अपना करके और उनकी तमाम बातों को अपने जीवन में अनुकरण कर करके उस रास्ते पर चलने का काम करेंगे। यही सच्ची श्रद्धांजलि उनको होगी, यही सच्चा काम होगा जो उन्हें हमेशा याद रखेगा। मैं अपने प्रेस के साथियों को और आज विवेकानंद जयंती के दिन आप सब लोग आए हैं, मैं आपका धन्यवाद और आभार। मरकजी वजीर अनुराग ठाकुर ने कहा है कि हिंदुस्तान की तस्वीर उस वक्त नजर आती है जब हम देखते हैं कि हम 10वें नंबर से 5वें नंबर पर बड़ी मईशत बनकर आए हैं। 3 माह के बाद जब पीएम मोदी तीसरी बार वजीर आज़म बनेंगे तो हिंदुस्तान 3 सालों में तीसरी बड़ी मईशत बनेगी। भारत की बुलंद तस्वीर दिखती है जब हम 10वें नंबर की अर्थव्यवस्था से अब दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाते हैं। लेकिन 3 महीने बाद मोदी जी तीसरी बार प्रधानमंत्री बनेंगे। और जब तीसरी बार प्रधानमंत्री बनेंगे तो हम दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थशक्ति बन जाएंगे। और अगले 3 सालों में नासिक में भी कुंभ आएगा। एक और हम नासिक का कुंभ बनाएंगे, दूसरी तरफ दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाएंगे। आज नए भारत की बुलंद तस्वीर दिखती है जब हम 10वें नंबर की अर्थव्यवस्था से अब दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाते हैं। लेकिन 3 महीने बाद मोदी जी तीसरी बार प्रधानमंत्री बनेंगे। और जब तीसरी बार प्रधानमंत्री बनेंगे तो हम दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थशक्ति बन जाएंगे।
और अगले 3 सालों में नासिक में भी कुंभ आएगा। एक और हम नासिक का कुंभ बनाएंगे, दूसरी तरफ दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाएंगे। आज नए भारत की बुलंद तस्वीर दिखती है जब हम 10वें नंबर की अर्थव्यवस्था से अब दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाते हैं। लेकिन 3 महीने बाद मोदी जी तीसरी बार प्रधानमंत्री बनेंगे। और जब तीसरी बार प्रधानमंत्री बनेंगे तो हम दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थशक्ति बन जाएंगे। और अगले 3 साल फौज की शुमाली कमान के सरबराह लेफ्टिनेंट जनरल उपिंदर द्विवेदी ने लाइन ऑफ कंट्रोल का दौरा किया है। फौजी कमांडर ने राजौरी में अगली चौकियों का दौरा किया और रवामा पर फौज की ऑपरेशनल तैयारियों का खुद जायजा लिया। सरहद पर तैनात एहलकारों से बातचीत के दौरान शुमाली कमान के कमांडर ने कहा है कि सख्त तरीन मौसमी सूरत हाल और दीगर चैलेंजों के बावजूद फौजी जवान अपनी खदमात खुश असलूबी के साथ अंजाम दे रहे हैं। उन्होंने बताया कि फौज की कोशिशों के नतीजे में ही लाइन ऑफ कंट्रोल पर इस वक्त अमन अमान कायम है। फौजी कमांडर ने सरहद पर तैनात जवानों को बताया कि अमन दुश्मन अनासिर के मंसूबों को नाकाम बनाने की खातिर एलओसी पर मजीद चौकसी बरतने की जरूरत है। इससे कबल लेफ्टिनेंट जनरल उपिंदर द्विवेदी को फौज के सीनियर अफसरान ने सरहदों की सूरत हाल के बारे में ब्रीफिंग दी है। फौजी कमांडर को इस मौके पर पुंछ और राजौरी के जंगली इलाकों में सरगर्म मिलिटेंटों के खिलाफ चलाए जा रहे ऑपरेशन के बारे में भी जानकारी फराहम करते हुए बताया गया है कि फौज किसी भी चैलेंज का मुकाबला करने के लिए पूरी तरह से तैयार है। वाज़ेह है कि जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा की सरबराही में गुज़श्ता रोज भी जम्मू में एक आला सतही मीटिंग मुनक्कद हुई है, जिसमें फौज और पुलिस के सीनियर अफसरान ने शिरकत की। जम्मू कश्मीर के साबिक वज़ीर आला और नेशनल कॉन्फ्रेंस के नायब सदर उमर अब्दुल्ला ने समाजी राब्ता साइट एक्स पर खत्ते में सियासी मामलात की मौजूदा सूरत हाल पर अपनी मायूसी का इजहार करते हुए अफसानवी सियासी ड्रामा सीरीज महारानी पर तबसरा किया है। उन्होंने अपने एक पोस्ट में सियासी मरकज की तब्दीली पर अफसोस का इजहार किया है, जिस पर कभी मतनू पस मंजर के मुंतखब नुमाइंदों का कब्जा था। उमर ने खास तौर पर जम्मू कश्मीर में बीजेपी की जानिब से चलाई जाने वाली सरकार को निशाना बनाते हुए इल्जाम लगाया कि वो जमहूरियत की अलामत को अफसोसनाक हालत में तब्दील कर रही है। उन्होंने सियासी स्टेज के इस्तेमाल पर तनकीद की, जिसे वो टीवी ड्रामों से ताबीर करते हैं, जिसमें अदाकारों और एक्स्ट्रा की तमजरीफी को नुमाया किया जाता है, जो अब अहम सियासी गुफ्तगू पर हावी हो रहे हैं। नाजरीन, फिलहाल बड़ी खबरों में इतना ही। मेरे साथ और आप गुलिस्तान न्यूज के साथ बने रहे, क्योंकि 4 बजे स्पेशल रिपोर्ट आप देखना न भूलिए। मुझे दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफ़िज़।